ओके, तो सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल वाला है जिसमें तुम्हारा क्या हो गया, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस हम लोग देख चुके हैं, जिसको हम फिर से रिवाइज कराएंगे। इसके अलावा तुम्हारा फिर हम लोग डिफरेंट मेथड्स देख रहे थे। मेथड्स एक्चुअली क्लियर सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग को मेथड्स जानना है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन सिलेबस में क्लियरली उनका मेंशन नहीं होता है ना, तो उनको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों मिक्स करके हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। तो तुम्हारा जो सिलेबस है, टॉपिक जो होगा वो नोट्स में ज्यादा भी हो सकता है ना, कम नहीं होगा। ठीक है, और सिलेबस तुम लोगों को भी देखते चलना है ना। सिलेबस देखने का प्रैक्टिस रखो। बचपन में क्या होता है ना कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो सिलेबस नहीं देखते हैं, यार ये सर जो पढ़ा रहे हैं। सिलेबस देखने देखने का हैबिट एक बना लो तुम लोग, ठीक है। सिलेबस, क्योंकि तुम सेमेस्टर का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस देखते कोई हो। ओके, सिलेबस कोई ना कोई भेज देगा ग्रुप में, ये तो हम ही भेज देंगे अगर कोई नहीं भेजेगा तो। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से हुआ था, तो मेजरमेंट के क्लास के स्टार्टिंग से हम ये बताएं कि मेजरमेंट है क्या, है ना। तो मेजरमेंट क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन यही है कि एक एक्ट है कंपेयर करने का। हम लोग क्या करते हैं मेजरमेंट में, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक नॉन फिजिकल स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। ठीक है, वोल्टेज अगर मेजर करना है तो हम वोल्टेज एक स्टैंडर्ड वोल्टेज से उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यही है मेरा मेजरमेंट, है ना। कंपेयर करने के जो जो एक्ट है, एक्ट मतलब समझ रहे हो ना, वर्ब, वो। इसके अलावा जो रिजल्ट आया उसको भी हम लोग मेजरमेंट ही कहते हैं। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन यही होता है कि द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इसेंशियली एन एक्ट और द रिजल्ट, है ना, ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है एंड अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। अब जब हम मेजर कर लेंगे तो मेरे पास जो आएगा रिजल्ट वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा, है ना। जो रिजल्ट मेरे पास आएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। अब सवाल ये है कि हम लोग जब मेजरमेंट कर रहे थे इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो दो रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है तुम्हारा वो है तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड। भाई इसका हम एग्जांपल सिंपल से बार बार बताते हैं कि हम लोग जा रहे हैं जो अ, तुम्हारा जो है, जब हम कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं किराना दुकान में, तो क्या करता है भाई, उसके पास एक तराजू रहता है, बटखारा रहता है। तो जो बटखारा है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, वो एक वहां पे हम लोग जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो मेरे लिए स्टैंडर्ड हो गया। ठीक, जो एक्यूरेटली डिफाइंड है ना। देखो, स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन पर्पस मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेड। सब कोई उसको समझता है, हाँ भाई ये सही है, 1 kg का बटखारा, हाँ ये सही है, सबको एक्सेप्ट किया है, तभी जाके वो हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक, दूसरा एपार्टस जो तराजू है वो हो गया, है ना। और जो मेथड जो तरीका तुम यूज कर रहे हो मेजरमेंट करने का वो भी प्रूवेबल होना चाहिए, मतलब प्रूफ कर सको। ठीक है, तो ये मेजरमेंट का डेफिनेशन था। इसके बाद से मैं क्या बताया था, सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस में हम लोग इंजीनियरिंग में मेजरमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। तो इंजीनियरिंग में दो तरीके की चीजों में इसका यूज आता है। पहली चीज जो है वो है डिजाइन। डिजाइन, अब तुम कोई भी चीज डिजाइन करो, जैसे सिविल सिविल कंस्ट्रक्शन में तुम देख लो, जैसे तुम एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, कंप्यूटर का डिजाइन कर रहे हो, मोबाइल का डिजाइन कर रहे हो। तो कंप्यूटर बिल्डिंग में इसमें क्या होगा, तुम पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, है ना। तो ब्लूप्रिंट तैयार करोगे या फिर मैप तैयार करोगे, नक्शा तैयार करोगे, तो उसके लिए तुमको मेजरमेंट लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जब तुम कंस्ट्रक्शन फेज पे जाओगे तो हर एक फेज पे तुम क्या करोगे, मेजर करोगे, तभी जाके तुम सही तरीके से चल पाओगे, है ना। तुम एक प्लान बना लियो, मैप बना लियो, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओगे, तो मेजर्ड कर करके जाओगे कि हम सही चल रहे हैं या नहीं, है ना। इसके बाद से तो मेजरमेंट अब दोनों फंक्शन में, अगर देखो मान लो कि डिजाइन हो गया, अब जब जो तुम डिजाइन कर लिए, कंस्ट्रक्शन कर लिए, उसके बाद से तुम्हारा काम है उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना, है ना। जैसे कंप्यूटर बना लिया, कंप्यूटर का तुम यूज कर रहे हो, फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर इसको चेक करोगे, इसका सारा चीज सही है कि नहीं, जो होना चाहिए उससे कंपेयर करके, जो स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करके दोगे, हाँ भाई इतना इसका होना चाहिए, है ना। इसका वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज इतना रहना चाहिए, फुल चार्ज पे तो इतना रहता है कि नहीं, वो चीज देखोगे। तो इस तरह से हर बार मेजरमेंट आएगा, है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, अल्टीमेटली ये सारा डिजाइन में, ऑपरेशन मेंटेनेंस सब में तुमको रिक्वायरमेंट है किसका, इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है भाई, मेजरमेंट करके, है ना। कोई भी पावर प्लांट है, इसमें इतना सारा मेजरमेंट होता है, हर एक पॉइंट पे मेजरमेंट होता है, कितना टेम्परेचर गया, कितना प्रेशर है स्टीम का, है ना, टरबाइन का स्पीड कितने पे रखना है, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी कितना करंट जनरेट करना है, कितना वोल्टेज, सब उसके अकॉर्डिंग सारा सी चीज मेजर्ड होकर डेटा आते रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। तब तुम्हारे घर में वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है। ठीक है,
तो इसके अलावा मेजरमेंट का ये इंपॉर्टेंस है, अगर तुम मान लो कोई भी नया आइडिया दे रहे हो तो तुम उसको बिना मेजर डेटा के वेरीफाई नहीं कर सकते। मतलब तुम कुछ बोल दिए है ना, जैसे हम एक एग्जांपल बार बार बता रहे हैं, अर्थ का रेडियस मान लो तुम बोल दिए कि हाँ भाई इतना है, तुम जब तक उसको प्रूफ नहीं करोगे, प्रूफ कैसे करोगे, कुछ ना कुछ मेजर देना होगा। अब वो तरीका अलग हो सकता है, डायरेक्ट मेथड हो सकता है, इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है, लेकिन तुमको कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, वो मेजर डेटा के थ्रू ही प्रूफ दे सकते हो। तो कोई भी नया आइडिया लोग तब तक एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाता है जब तक तुम कुछ मेजर प्रूफेबल चीज ना दे दो, प्रूफ करके ना बता दो। तो वो प्रूफ होना मेजर डाटा से होगा। इसके अलावा जैसे जैसे तुम्हारा साइंटिफिक डिस्कवरी होते जा रहा है, मेजरमेंट का चीजें और कॉम्प्लेक्स होते जाती हैं, तो मेजरमेंट का स्कोप इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ज्यादा रहता है। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा इतना हो गया। अब आता है मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये मेरा फोकस वाला एरिया है ना। ठीक है, इसमें मैं तुमको लोगों को क्या क्या बताया था, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड बताया था। डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, एक होता है डिफ्लेक्शन मेथड, जिसमें डिफ्लेक्शन मेथड में, और दूसरा होता है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में जो मोस्ट यूज होता है ये नल मेथड होता है। ये डिफरेंशियल मेथड मतलब उसका क्लियर 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 जो यूज होता है वो तुमको क्लियर डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिखेगा, है ना। नल मेथड जो है ये बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। नल मेथड जो है डिफ्लेक्शन मेथड से एक्यूरेट होता है, ये हम लोग नल मेथड यूज करते हैं। तो देखो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में ये हम कल बता रहे थे तुम लोगों को, देखो डायरेक्ट कंपैरिजन में यहाँ देखो ये था, एक मीटर, एक ऐसा कोई ना कोई एक मीटर रहता है जिसमें डायरेक्ट डिफ्लेक्शन शो करता है। ये कांटा जो का मूवमेंट होगा, पॉइंटर जो है, इस पॉइंटर का मूवमेंट होगा, इस पॉइंटर का मूवमेंट होगा और ये तुमको डायरेक्टली रीडिंग दे देगा। जैसे मान लो ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तुमको प्रेशर अभी इंडिकेट कर रहा है, तो ये तुमको डायरेक्टली प्रेशर इंडिकेट कर देगा, इसलिए इसको डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं। समझ गए। यहाँ पे जैसे मान लो वोल्टेज है, तो यहाँ वोल्टेज के लिए हम लोग ऐसा इसका डायल रहेगा और इसमें मूवमेंट होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिए थे पीएमएमसी का, जिसमें देखो इस तरह से पूरा अरेंजमेंट किया रहता है, इसमें अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और पॉइंटर मूव करता है। ठीक, तो ये हो गया डिफ्लेक्शन मेथड। इसके बाद से हम लोग कहाँ आते हैं जी, ये हो गया। हाँ ठीक है, तो ये डेफिनेशन में जो डिफ्लेक्शन मेथड में वही सारा चीज है। ठीक, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि सुटेबली कैलिब्रेटेड है, ठीक है, मेजरमेंट, उसके बाद से एक आमीटर है। इसके बाद से अब कंपैरिजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं जी, एक स्टैंडर्ड के थ्रू कंपैरिजन करते हैं, है ना। जैसे ईएमएफ का मेजरमेंट हम लोग करते हैं एक स्टैंडर्ड सेल से। ठीक है, कंपैरिजन मेथड को तुम नल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, दो मेथड में डिवाइड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो नल मेथड में जब ये कहा गया है कि क्या नल मेथड में देखो क्या किया जाता है, तराजू बटखारा वाला जो चीज है ना, वही नल मेथड में होता है। तुम क्या करोगे, एक साइड में एक वेट रख दोगे, जैसे में एक मोबाइल है, तुमको मोबाइल का मेजरमेंट करना है, तो एक साइड में तुम मोबाइल रखोगे और दूसरे साइड में धीरे धीरे क्या करके इसमें तुम बटखारा रखते जाओगे, है ना, एक स्टैंडर्ड रखते जाओगे इसके जस्ट अपोजिंग में, इसके अपोज करने के लिए, है ना। तो इसको अपोज करते 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 ये क्या करेगा, जब दोनों बैलेंस हो जाएगा तो पॉइंटर तुम्हारा बीचों बीच आ जाएगा, है ना, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस आ गया मतलब बता रहा है दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है, जीरो, है ना। डिफरेंस जीरो है यानी नल है, जीरो मतलब नल, इसीलिए इसको नल मेथड कहते हैं या फिर जीरो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, नल बैलेंस मेथड भी इसको कहा जाता है, नल मेथड या नल बैलेंस मेथड बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया, ये जीरो मेथड। तो ये होता है, तो इसमें हम एक अपोजिंग नेचर इसका यूज कर रहे हैं ना जी, इसके अपोजिंग में एक स्टैंडर्ड डाल रहे हैं। इसी के डेफिनेशन में वही चीजें लिखी गई है, देखो ध्यान से। ये थोड़ा तुम लोग को लग सकता है थोड़ा तेजी तेजी बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कल हम बता चुके हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पहला क्लास जो हम बताए थे ना, उसमें उसका एक वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, उसका लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा, ताकि तुम लोग को रिवीजन करने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये देखो नल मेथड में क्या किया जाता है, एक अननोन क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाता है, इसको अननोन क्वांटिटी के वेट को जो है, और नोन क्वांटिटी इसके, इसमें क्या किया जाता है, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है जीरो पे बाय काउंटर एक्शन। काउंटर एक्शन का मतलब ये जो वेट है इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग एक वेट डालते जाएंगे, है ना। तो इस काउंटर एक्शन को थ्रू में एक काउंटर एक्शन ऑफ ए नोन क्वांटिटी ऑफ सेम पॉइंट, है ना। जैसे मान लो ये जो भी क्वांटिटी है उसी के सेम काइंड का, जैसे वोल्टेज अगर मेजर कर रहा है तो वोल्टेज के अपोजिट में एक वोल्टेज डालेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली करके दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग कम कर देंगे। अब मान लो दो वोल्टेज बराबर हो जाता है तो दोनों के बीच में करंट कितना फ्लो होता है जी, बताओ तुम लोग। हाँ बताओ तुम लोग, कोई तो बोलो। क्वेश्चन फिर से बोल। अगर दो वोल्टेज लगा दे, दोनों के बीच लगा दे, दोनों वोल्टेज बराबर तो होगा जीरो, है ना।
शून्य होगा सर। जीरो करंट फ्लो होगा, शून्य करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो वहां पे तो इसीलिए इसका नाम जीरो, ये जीरो मेथड या नल मेथड कहते हैं, है ना। तो दोनों जब बराबर हो गए, वैसे ही तुम वेट अगर मेजर कर रहे हो तो दोनों का वेट बराबर हो गया तो तुम्हारा पॉइंटर बीचों बीच आ जाएगा। इसीलिए इस मेथड को इसके तो इसी कंसेप्ट का हम लोग और भी चीजों में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में तुम्हारा ये दिया हुआ है, जैसे सच मेजरमेंट ऑफ वेट बाय बैलेंस, बैलेंस उस तराजू को बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा तुम्हारा रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, है ना, इसी ब्रिज सर्किट में यूज होता है इसका। हम लोग आगे ब्रिज सर्किट पढ़ेंगे, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है ब्रिज सर्किट का, है ना। इसके अलावा तुम्हारा आता है डिफरेंशियल मेथड, है ना। तो डिफरेंशियल मेथड में क्या है कि ये जो डिफरेंस है, इसमें नल मेथड में क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपोज करके अल्टीमेटली दोनों का डिफरेंस जीरो कर दिया जाए, है ना। तब जाके हम लोग को पता चल जाता है कि ये दोनों बराबर है। डिफरेंशियल मेथड में क्या होता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है ना। अलग अलग तरीके से देखो, हमेशा कुछ ना कुछ मेथड, डिफरेंस बिटवीन नॉन फिजिकल और क्वांटिटी, इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। अब बहुत सारा हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट होता है जहां पे हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू ना जान के उस दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस जानना रहता है। वैसे केस में हम लोग डिफरेंशियल मेथड यूज करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि बहुत बार हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, दो पॉइंट का पोटेंशियल, तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को बहुत जगह बहुत बार रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे केस में हम लोग सिर्फ डिफरेंस से काम चला लेते हैं। जैसे प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस से हम लोग दो पॉइंट का डिफरेंस है तो उन दोनों को प्रेशर डिफरेंस से काम चला लेते हैं। अदरवाइज अगर मान लो कि तुम दोनों का डिफरेंस अगर जीरो हो रहा है तब तक तुम उसको हम लोग नल मेथड कह देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल मेथड का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नल मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि नल मेथड को आप डिस्क्राइब कीजिए, नल मेथड के एडवांटेजेस को बताइए, है ना। इसीलिए नल मेथड को हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। और देखो डिटेल में तुम्हारा ये आता है एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, नल मेथड का। ये आज का मेन समझो एक तरीके से क्लास हो गया। इसको हम कल भी थोड़ा डिस्क्राइब किए थे, आज फिर से इसको सही से डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो नल मेथड के एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट तुमको ये ध्यान रखना है, इसका एक्यूरेसी बहुत हाई होता है। अब तुम लोग पूछोगे कि सर सर एक्यूरेसी का मतलब? क्या एक्यूरेसी? यस सर। हाँ बता रहे हैं, एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है। ट्रू वैल्यू जो होता है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, जो भी चीजें तुमको मेजर करनी है उसका कुछ ना कुछ एक ओरिजिनल वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू जिसको कहते हैं। वो ट्रू वैल्यू से तुम जब मेजर कर रहे हो तो मेजर्ड वैल्यू तुम्हारा उस ट्रू वैल्यू को कितना क्लोज है ना। तो जितना ज्यादा क्लोज रहेगा कहेंगे उतना एक्यूरेसी अच्छा है कि नहीं। तो एक्यूरेसी ये बताता है कि जो तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक है, कितना क्लोज है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसी से हम लोग इसका जान जाते हैं। कम डिफरेंस होगा तो एक्यूरेसी अच्छा है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन और उसका पूरा प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखवाएंगे उसको, ठीक है ना। वो एक्यूरेसी के एक टॉपिक आएगा उसमें पूरा उसका डेफिनेशन लिखवाया जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब यहां पर फोकस करो कि तो देखो इसका एक्यूरेसी हाई होता है। हाई इसका एक्यूरेसी इसलिए होता है, जो तरीका हम जो यूज कर रहे हैं ना जी, उस तरीके में हम लोग एक एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं जिसका एक्यूरेसी काफी हाई होता है, और नल बैलेंस यूज करते हैं, है ना। तो एरर का चांसेस कम होता है, ठीक है। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होने का रीजन क्या है, ये स्टैंडर्ड जो यूज कर रहे हैं वो, और दूसरा चीज हम लोग अपोजिंग इफेक्ट करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जो है बहुत ही हाईली एक्यूरेट है। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड का एक्यूरेसी अच्छा नहीं रहेगा, जो भी हम लोग बटखारा यूज कर रहे हैं ना, या फिर जो भी, जैसे मान लो ये एक डायग्राम बताया गया है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या है ध्यान से देखो, यहाँ पे एक अननोन ईएमएफ है। अननोन ईएमएफ मतलब हमको पता नहीं है इसके बारे में, ये ईएमएफ का वैल्यू क्या है, इसके वैल्यू को हमको मेजर करना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक स्टैंडर्ड ईएमएफ है, इस ईएमएफ से यहाँ पे एक स्केल तरीके मतलब एक पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में तुम लोग जानते हो कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर आता है इस तरह से, रेसिस्टेंस का बना होता है, समझे। उस पे एक स्लाइडिंग कांटेक्ट रहता है, इस कांटेक्ट को चेंज करोगे तो इसका रेसिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक। तो ऐसा ही यहाँ पे एक स्लाइडिंग कांटेक्ट बना हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जो ये पोटेंशियल ये जो कांटेक्ट वेरी करते हैं ना, तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो वेरी होता है। हम लोग इस तरह से यहाँ पे भी एक वेरिएबल रेसिस्टेंस दिया गया है,
इसको इस तरह से वेरी करते हैं ना कि अल्टीमेटली तुम्हारा ये जो यहाँ पे जो है ना वायर, स्लाइडिंग वायर, इसमें तुम्हारा जो वोल्टेज क्रिएट हो गया, जैसे ये 0 वोल्ट हो गया, ये 0.1 हो गया, इस तरह से ये वोल्टेज इस वोल्टेज की वजह से बन गया। अब इसका देखो ये प्रोसेस तुम लोगों को पूरा दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है ना, अभी बात समझ लो। बस ये एग्जांपल यहाँ पे आ गया इसलिए मैं बस हल्का फुल्का नॉलेज के लिए बता देता, क्योंकि इसका डिटेल तुमको फिर पोटेंशियोमीटर में पढ़ना है ना। तो बस ये जानो इस स्टैंडर्ड वाले से हम लोग अननोन ईएमएफ को कंपेयर करेंगे जैसे ही इन दोनों के बीच में जो करंट जब 0 हो जाएगा, तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसी को हम लोग नल डिटेक्टर कहते हैं। ये नल डिटेक्टर क्या है, ये क्या करेगा भाई, इन दोनों के बीच में जब करंट 0 हो जाएगा तो पॉइंटर इसका इतने पे रहेगा। अब अगर इन दोनों के वोल्टेज के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, है ना जी। तुम लोग जानते हो कि अगर वोल्टेज में डिफरेंस रहता है तो करंट फ्लो होता है, तो अगर वोल्टेज में डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ पॉइंट करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस इतना जानना है कि वो करंट अगर उसमें जाता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है ना। तो अगर मान लो उसमें करंट नहीं जाएगा तो वो डिफ्लेक्शन 0 रहेगा, है ना। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है कितना करंट जा रहा है, उतना से हमको मतलब नहीं है, हमको बस इतना मतलब है कि डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, समझ गए। तो इसी की वजह से अगर ये तुम्हारा, अगर ये स्टैंडर्ड, ये ई जो यूज कर रहे हैं, अगर ये बहुत स्टैंडर्ड है, हाई एक्यूरेसी का है, तो तुम्हारा यहाँ पे जो भी मेजरमेंट करेंगे उसका भी एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा। इसीलिए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी अच्छा होता है। इसके अलावा नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो हाईली सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा इनपुट दीजिएगा, आउटपुट में खूब डिफ्लेक्शन हो, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि वो तुम्हारा इसका सेंसिटिविटी अच्छा है। इनपुट जो भी तुम दो उसके, अगर उस पे तुम्हारा आउटपुट अच्छे तेजी से है ना, ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी का भी आएगा डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आगे आएगा, घबराने की बात नहीं है, फिलहाल ये समझ लो। तो ये गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, एक नल डिटेक्ट, गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक नल डिटेक्टर है। इसके करंट के मैग्नीट्यूड से हमको नहीं मतलब है ना जी। थोड़ा सा भी करंट रहेगा तब भी डिफ्लेक्शन, हमको खाली डिफ्लेक्शन देखना है। थोड़ा भी हिला इसका मतलब है कि भाई ये बराबर नहीं है, दोनों में वोल्टेज जो है वो बराबर नहीं है ना। तो हमको चाहिए कि वो ना हिले, अपने जगह पे स्थिर रहे, ठीक है, करंट 0 रहे। तो इसी के लिए इसका यूज होता है, इसीलिए कहते हैं इसका एक्यूरेसी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके करंट के मैग्नीट्यूड से हमको मतलब ही नहीं है ना। करंट का थोड़ा भी वैल्यू रहेगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। इसीलिए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट को हाईली सेंसिटिव कहा जाता है, ठीक। अब एक प्रॉब्लम है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट के साथ, समझ गए। एक प्रॉब्लम क्या है उसको नोट करके लिखवाया गया है इसके साथ। देखो क्या है, देखो कि अगर मान लो ये तो वोल्टेज, मान लो तुमको जो मेजर करना था इसका वैल्यू फिक्स था, है ना। इसका ये वोल्टेज जो है, ये बैटरी का वोल्टेज, ये चेंज नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर ये वोल्टेज चेंज होते रहता तो तुम्हारा ये तुमको स्टैंडर्ड भी बार बार चेंज करना पड़ता और गैल्वेनोमीटर में तुम्हारा ये वेरिएशन तुम्हारा आते रहता, है ना। तो उस केस में तुमको ये जो नल का कंडीशन है, यानी कि नल का कंडीशन कहने का मतलब कि कोई करंट नहीं, वो अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता, है ना। तो वैसे सिनेरियो में उससे अच्छा डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं, जिसमें जितना वेरिएशन हो रहा है उतना वो डायरेक्टली शो करेगा। इसमें वो चीजें थोड़ी होती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक है। इसमें नल अचीव करना, अगर मान लो सिग्नल वेरी कर रहा है ना तो ये हिलते रहेगा, है ना। तो इसका एक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वो तुम्हारा जो है, देखो, नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक मेजरमेंट। डायनेमिक मतलब जो मूविंग है ना। डायनेमिक का मतलब हो गया वेरिंग इनपुट, ठीक है। इनपुट जब तुम्हारा वेरी कर रहा है तब जाके ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रखना है भाई नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में। पहला पॉइंट क्या है कि इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। एक्यूरेसी अच्छा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं हम लोग वो हाईली एक्यूरेट होता है, इसके वजह से। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका सेंसिटिविटी ज्यादा है। सेंसिटिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम लोग नल डिटेक्टर यूज करते हैं, है ना। करंट के मैग्नीट्यूड से हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसको हम लोग डायनेमिक मेजरमेंट भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस केस में तुमको नल अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 3 चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये था नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज, ठीक है। ये एक एग्जांपल है तुम्हारा जिसमें हम लोग ईएमएफ जो है मेजर कर रहे हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारा हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है ये फिगर बनाना, तुम लोग को ये पॉइंट इसको बस दिमाग में रखना है, एडवांटेज क्या है, ठीक है। और नल टाइप का डेफिनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, नल मेथड, इसको बस दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलो
तुम्हारा ये नल मेथड हो गया, ये सबका डेफिनेशन जब हो गया। हाँ, डिफरेंशियल मेथड का हम एग्जांपल बता दें कि डिफरेंशियल वोल्टेज निकालने का कुछ अपना ही एडवांटेज होता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो 2 पॉइंट का वोल्टेज ले रहे हो ना, तो क्या होता है कि मान लो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वोल्टेज तुम लोगे तो कुछ ना कुछ नॉइज आएगा, समझे? इस पॉइंट में कुछ नॉइज आएगा, फिर इसी तरह इसके पॉइंट में नॉइज आएगा। तो जब दोनों का जब डिफरेंस लोगे ना, जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये नॉइज आपस में कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए डिफरेंशियल अगर वोल्टेज डिफरेंस का ये एडवांटेज होता है कि जो नॉइज है वो दोनों में कैंसिल हो गया, इसका नॉइज और इसका नॉइज, है ना। मान लो ये V1 है, ये V2 है ना। तो V1 में मान लो कोई नॉइज आ गया, मान लो ये तुम्हारा नॉइज इसमें ऐड हो गया कितना, और इसमें भी लगभग उतना ही नॉइज ऐड होगा। तो जब तुम V1 माइनस V2 करोगे ना तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये एडवांटेज होता है कि कभी कभी वो हम बता रहे हैं कि कहाँ डिफरेंशियल मेजरमेंट यूज होता है, समझ गए? तो जहां पे मान लो हम लोग को इस तरह का रिक्वायरमेंट है, जहां डिफरेंस से हमको मतलब है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। बहुत जगह प्रेशर डिफरेंस का जरूरत पड़ता है, वहां हम लोग डिफरेंशियल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसका ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता भी नहीं है, और बहुत सारे बुक में तुमको मिलेगा भी नहीं, है ना। बहुत जगह ढूंढोगे बुक में, बहुत जगह मेंशन ही नहीं रहता इसके बारे में कुछ। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बुक में तुम देखोगे, या फिर बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं जिसमें कंपैरिजन मेथड में सीधे नल मेथड बताया जाएगा, डिफरेंशियल मेथड नहीं भी बताया, तो तुम वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इन सारे मेथड्स के अलावा, देखो मेथड्स खत्म हो गया, इन सारे मेथड्स के अलावा, हाँ इनडायरेक्ट बचा हुआ है, इसको बता रहे हैं। लेकिन इन सारे मेथड्स के अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं, अलग अलग प्रोसेस में यूज होता है, लेकिन हमको उतना डिटेल नहीं जानना है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा यहाँ आ गया, हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड, है ना। तो देखो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिंपल सा इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है जी, इसमें जो रीडिंग है ना वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। मतलब मान लो तुमको रेसिस्टेंस मेजर करना है, ये एग्जांपल जो तुम लोग देख रहे हो ना आर का, ये हमको रेसिस्टेंस मेजर करना है। अब सबको जानता है भाई कि आर रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, V बटा I, सबको पता है ना जी। ओम्स लॉ सबको जानता है। अगर सिंपल सर्किट में देखा जाए, एक डीसी सर्किट में, तो ये R इक्वल टू V बाई I होगा। इतना तो सबको क्लियर है ना जी, बोलो कुछ लोग। यस सर। हाँ, तो यस जब सर। R का वैल्यू अगर हम लोग को पता करना है, तो हम लोग को अगर वोल्टेज का वैल्यू पता रहे, करंट का वैल्यू पता रहे, तो हम लोग बट्टा में करके नहीं निकाल सकते हैं, ये बताओ। यस ओके सर। सर, निकाल सकते हैं। भी निकाल सकते हैं, यस सर। लेकिन तुमको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। तो जहाँ इसमें तुमको मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब तुम डायरेक्ट तो नहीं निकाल पा रहे हो ना, तुमको भी अपना कैलकुलेशन करना ही पड़ रहा है। तो इसी को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, कि तुम डायरेक्टली उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके इसको निकाल लोगे। अब तुम लोग पूछोगे सर डायरेक्टली तो आसान रहता, उसी को काहे नहीं यूज करते हैं, है ना। तो देखो दिक्कत होता है, बहुत सारा ऐसा चीजें है ना जिसको हम लोग डायरेक्टली मेजर ही नहीं कर सकते, समझे। अब जैसे तुमको एक एग्जांपल देते हैं, अर्थ का रेडियस, तुम डायरेक्टली जाके इंची टेप से मेजर करोगे, होगा नहीं, होगा ना जी। तो कुछ ना कुछ अलग इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, कोई अलग फेनोमेना यूज करना पड़ेगा जिससे उसका कैलकुलेशन कर सके। इसके अलावा जैसे देखो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, है कि नहीं जी। यस सर। सब कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन देखो सिंपल सा, जैसे एक एग्जांपल दिखा दे रहे हैं तुम लोग को, इनडायरेक्ट मेथड नहीं समझो। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा यहाँ पे टावर है या पेड़ है या फिर पहाड़ है, ऐसा मान लो यहाँ पे, ठीक है ना। डिस्टेंस है सर। हाँ हाँ डिस्टेंस वाला ट्री को पढ़ा रहे हैं सर। नहीं समझे, ठीक है सर, बताइए आप। ट्रिको का सिंपल एग्जांपल हाइट एंड हाइट एंड डिस्टेंस तुम लोग पढ़े हो ना। यस सर। हाइट एंड डिस्टेंस में ये माउंटेन का जो हम लोग जब हाइट निकालते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ से हम एक लाइट दी है और यहाँ पे एक ट्री है या फिर एक पोल है, समझे। ये तुम्हारा माउंटेन हो गया, है ना। तो तुम क्या किए, इस पोल का लेंथ मेजर कर सकते हो, पोल छोटा है तुम इसका मेजर कर लिया, और इसका एंगल तुम क्या किए पता चल गया, है ना। तो जब इसका एंगल पता है और इसका इसका वैल्यू पता है, तो अल्टीमेटली, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टोटल पता है, तो तुम ये डिस्टेंस निकाल लोगे कि नहीं, बताओ। यस सर, निकाल लेंगे। तो लेकिन इसके डिस्टेंस तुम डायरेक्टली तो नहीं ना निकाले जी, इसके थ्रू ही निकाले, है ना। तो ये यस तुम्हारा सर। हुआ इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये जो है ये मेथड, ये भी मेथड इनडायरेक्ट मेथड कहलाएगा।
इसके ये रेसिस्टेंस वाला ये भी इनडायरेक्ट मेथड है ना, ठीक है। तो हाँ अब देखो, जैसे मान लेते हैं एक होता है टेम्परेचर कैलकुलेट करना, टेम्परेचर निकालना, समझे। तो टेम्परेचर निकालने के लिए प्लांट्स में क्या होता है ना, कहीं भी ज्यादातर जगह पे आरटीडी एक यूज होता है, रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर बोलते हैं, आरटीडी जो होता है। डिटेक्टर, समझ गए। तो ये अब देखो, ये जो है एक ऐसा डिवाइस है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना तो इसका रेसिस्टेंस जो है बढ़ने लगता है, समझ गए। तो अब तुम ये बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तुम बोलोगे ना, अगर तुम क्या करोगे, रेसिस्टेंस मेजर करोगे, है ना। तुम रेसिस्टेंस मेजर कर लिए तो तुमको रेसिस्टेंस बढ़ा हुआ मिला तो तुम समझोगे पहले रेसिस्टेंस में, मान लो कि ये एग्जांपल दिए, मान लो ये 10 बजे है, ठीक। तुम 10 बजे अगर रेसिस्टेंस मेजर किए, इसका 100 ओम आ रहा है ना, ठीक है। ये 10 बजे तुम मेजर किए, 100 ओम आया था। और ये ऐसा है, ये हम लोग जो आरटीडी यूज करते हैं ना, उसमें देखो इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से रहता है, इसके अंदर में एक सेंसिंग एलिमेंट रहता है, देखो यहाँ नीचे में। एक एग्जांपल बता रहे हैं, प्रैक्टिकल जो चीज यूज होती है ना, उसके लिए हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं। इसका डेफिनेशन हम फिर बताएंगे, समझ गए ना। डेफिनेशन तुम लोग इनडायरेक्ट मेथड तो समझ गए हो, बस ये एक समझ लो कि मान लो कि हम लोग को टेम्परेचर अगर मेजर करना है, तो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम टेम्परेचर डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, हम टेम्परेचर की जगह पर रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। और हमको ये बात पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, और कैसे बढ़ता है ये भी पता है। यानी कि टेम्परेचर और रेसिस्टेंस के बीच का जो एक इक्वेशन है, मतलब एक जो रिलेशनशिप है, वो हमको पता है। जैसे ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, समझे। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है कि रेसिस्टेंस में जितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक, उतना में हम लोग इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो देखो, तो इस तरह से करके अल्टीमेटली इसका वैल्यू निकाला जाता है, समझ गए। तो अब समझो, मान लो कि 10 बजे इसका रेसिस्टेंस इतना है, फिर 10:15 बाद इसका रेसिस्टेंस मान लो बढ़ गया, 118 हो गया, समझे। तो ये जो 18 ओम है, इतना बढ़ा ना जी, 15 मिनट में इसका रेसिस्टेंस कितना बढ़ा, इतना बढ़ा ना, ठीक है। तो इस 18 में हम लोग क्या करेंगे, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना वैल्यू से, इसका वैल्यू लगभग 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब है कि 15 मिनट में इसका वैल्यू 45 डिग्री बढ़ गया, समझे। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। फॉर्मूला करना। देखो, जिसको डाउट है वो पूछे, अदरवाइज लोग म्यूट कर ले, है ना। टेम्परेचर है उसका, वो लाइन 2.5 ओम, वो फॉर्मूला एक तरह से निकल गया। हाँ, ये एक तरीके से फॉर्मूला, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बुक में तुमको मिलेगा भी नहीं, है ना। यस, समझ गए। तो बस हम ऐसे बता रहे हैं तुम लोगों को कि ऐसा कैलकुलेशन होता है, हम लोग को जरूरत पड़ता है इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल, तुमको ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, तुम नोट्स में भले नहीं डाल सकते हो, नोट करके डाल देना, लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे जो मटेरियल यूज होता है ना, प्लेटिनम मटेरियल यूज होता है, ठीक है। वो प्लेटिनम का रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, और लीनियर बढ़ता है ना। तो ऐसा इस तरह से बढ़ता है कि हमको रिलेशनशिप पता रहता है, ठीक है। तो इसी का कंस्ट्रक्शन है इस तरह से। हम तुमको फिर कभी क्या है, आ, फिर कभी क्या है, सर तुम वेट करो, हम अभी तुम लोग को दिखा देते हैं। कंस्ट्रक्शन फिर से समझा दीजिए ना सर। रुक जाओ, हम तुमको अभी समझा देते हैं, तुम देखिए, रुक जाओ, वेट करो। देखो, एक काम करते हैं, मेरा वीडियो दिख रहा होगा सबको, है ना। यस सर। तो देखो, यहाँ पे एक ये इस तरह से है, यस सर। ये अभी थोड़ा ब्रोकन कंडीशन में है, ठीक है। तो फोकस ये करो, ये जो है ना, ये जो मटेरियल है, ठीक, इसके अंदर में मेरा क्या लगा हुआ है, एक प्लेटिनम का मटेरियल लगा हुआ है, समझे। इसके अंदर में लगा हुआ है, बाहर से इसको एक दूसरा मटेरियल से इसको कवर किया हुआ है, ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर वाले का भी टेम्परेचर बढ़ेगा।
उसका रेसिस्टेंस वेरी करेगा। अब इसमें क्या होता है ना, एक अरेंजमेंट किया हुआ रहता है, समझे। देखो यहाँ से इसका वायर आया हुआ रहता है, देखो अंदर से तुम लोगों को दिखेगा कि वायर कुछ आ रहा है, यस सर। अल्टीमेटली मतलब टर्मिनल पे आया हुआ रहता है। उस वायर में हम लोग क्या करते हैं ना, उसका रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, समझे। वोल्टेज वोल्ट मीटर या जो भी ओम मीटर हो मेरे लिए, वो लगा के हम लोग रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, समझे। तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब हम उसका जो डायग्राम बनाया ना, अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो तुम लोग को ये डायग्राम तो दिख रहा होगा, है ना। देखो डायग्राम में यही था ना, एक बाहर से तुम्हारा जो मेटल लगा हुआ है, ये दिखाया गया है ऐसे, ये डैश डैश करके, और अंदर में तुम्हारा सेंसिंग एलिमेंट है, ठीक है, प्लेटिनम 100। इसके बाद बाहर में तुम्हारा अलग अलग सीट लगा हुआ है, इसको बाहर वाला जो लगा है ना मटेरियल, उसको सीट बोलते हैं, ताकि इसका ये सेफ रह सके, ठीक। इसके बाद से यहाँ बाहर में क्या है, ये कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन को तुम क्या करोगे कि लेके जाओ यहाँ से, और तुम रेसिस्टेंस मेजर कर लो, रेसिस्टेंस तुमको पता चल जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम टेम्परेचर पता कर लोगे, समझ गए। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। इसके अलावा और भी इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट मेथड भी बनाया जा सकता है। कैसे, हम लोग एक कंट्रोलर यूज करते हैं, समझे। एक कंट्रोलर यूज करेंगे, जो क्या करेगा ना, उसमें ऑलरेडी ये कैलकुलेशन हो जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना चेंज किया वो पता कर लेगा, और खुद से कैलकुलेट करके डायरेक्ट टेम्परेचर दे देगा तुम्हारा, इस तरह से यहाँ पे रीडिंग दे देगा कि हाँ 45 डिग्री टेम्परेचर, है ना। तो इस तरह से ये भी यूज होता है, समझ गए। ये बहुत पॉपुलर है, ये चीजें, ये जो है ना आरटीडी, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो सिंपल मेजरमेंट के लिए आसानी से यूज होता है, 500 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को सेंसर्स बहुत डिटेल पढ़ना है, समझे। तो सेंसर का जब डिटेल पढ़ोगे तो इसमें आरटीडी आएगा, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, समझ गए। तो अभी थोड़ा सा हम बस इसका झलक दे दी, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्पल में हम इसका बार बार लेते रहते हैं, है ना, तो इसलिए हम इसके बारे में बता दिए, ठीक है। सीट का बना रहता है सर? मटेरियल प्लेटिनम होता है, समझे। सीट पूछ रहे प्लेटिनम हैं। तो नाम सुने होगे ना। मटेरियल तो जानते हैं प्लेटिनम, सीट क्या चीज का बना रहता है, एल्युमिनियम का? हाँ वो एल्यूमिनियम हो सकता है, या फिर मिक्स हो सकता है, एलॉय हो सकता है, समझे। एल्युमिनियम नहीं हो, एलॉय हो सकता है, स्टील हो सकता है, ऐसा हो जो कि उतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके, जरूरी एल्युमिनियम जरूरी नहीं है, समझ गए। ओके सर। उसका स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा कि वो किस पार्टिकुलर चीज से बना हुआ है, ठीक है ना। ओके तो सर। क्लियर हो गया। उसका बाहर वाला का पर्पस यही है ना कि वो जल्दी गले नहीं उतने टेम्परेचर पे, उसको हाई मेल्टिंग ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, है ना। तो वो एलॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम समझ गए। तो इनडायरेक्ट मेथड में आप देखो, देखो अब इसका डेफिनेशन बस तुम लोगों को समझ लेना है कि जो हम जो लिखवाए हुए हैं वो क्या लिखवाए हुए हैं, जो चीज हम बताए हुए हैं ना, अब उसको थोड़ा सही तरीके से लिखा हुआ रहना भी तो चाहिए जी, है ना। तो देखो क्या क्या लिखा गया है, देखो इनडायरेक्ट मेथड कंपैरिजन इज डन विद अ स्टैंडर्ड थ्रू यूज ऑफ ए कैलिब्रेटेड सिस्टम, ठीक है। इसमें भी हम लोग कंपैरिजन तो करते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर दिस केस वेयर द डिजायर्ड पैरामीटर डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। देखो इसका हम लोग यूज कब करते हैं, ये सबसे पहले समझना है। जहां पे हम लोग डायरेक्टली जो है उस चीज को मतलब डायरेक्टली हम उसको मेजर नहीं कर सकते, है ना, वैसे जगह पे यूज करते हैं। जैसे देखो ये माउंटेन था, इसका हम लोग हाइट डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते थे, तो यहाँ इनडायरेक्ट मेथड यूज किए, तो यहाँ पे यही लिखा गया है। इसको मेथड का कब यूज किया जाता है, जब ये डायरेक्टली मेजर करना में हो, ठीक है। लेकिन ये जो पैरामीटर है इसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है अदर रिलेटेड पैरामीटर के साथ, है कि नहीं। जैसे देखो ये रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस का वोल्टेज और करंट के साथ पैरामीटर था कि नहीं, है ना। अदर रिलेटेड पैरामीटर विच कैन बी इजिली मेजर्ड। देखो ये वोल्टेज और करंट, इसको हम आसानी से, इसके लिए मेरे पास मान लो आमीटर है, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर है, आमीटर करंट के लिए आमीटर है, इन दोनों को मेजर करके हम लोग रेसिस्टेंस मेजर कर ले। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हालांकि डायरेक्ट रीडिंग मेजरमेंट वोल्टेज रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए, डायरेक्टली मेजर करने के लिए भी एक मीटर आता है, ओम मीटर बोलते हैं उसको। लेकिन मान लो कि हम लोग इसको इनडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हमको वोल्ट मीटर रहेगा, आमीटर रहेगा, ठीक है। तो हम इसका निकाल सकते हैं। टेम्परेचर निकालना था तो मेरे लिए रेसिस्टेंस निकालना आसान होना चाहिए। तो यही कहा गया है कि जो भी पैरामीटर है उसका कुछ ना कुछ दूसरे पैरामीटर से रिलेशनशिप रहेगा, और उस पैरामीटर को आसानी से निकाला जा सकता है, मतलब आसानी से मेजर किया जा सकता है। जैसे रेसिस्टेंस है तो इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, वोल्टेज करंट के साथ, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। ओके।
तो इसीलिए देखो, अब एक एग्जांपल के रूप में दिया गया है कि मान लो एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम सम फ्लूइड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन इट्स टेम्परेचर। मतलब कहा कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बैक्टीरिया उतना कम होगा, है ना। बैक्टीरिया कितना है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया कम होगा। तो इसीलिए कहा कि बैक्टीरिया कितना एलिमिनेशन होगा, बैक्टीरिया कितना खत्म होगा, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर का, फ्लूइड का टेम्परेचर जान के निकाल सकते हैं, है ना। मान लो कि इसमें कितना बैक्टीरिया, हमको अगर इसका टेम्परेचर पता है, ठीक, इतना देर में इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो बैक्टीरिया कितना घटा होगा वो भी हमको पता चल जाएगा, समझ गए। तो ये भी एक तरीका है। तो इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ इज जनरल प्रैक्टिस टू एस्टैब्लिश एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल मेजर्ड क्वांटिटी एंड डिजायर्ड पैरामीटर। एम्पिरिकल रिलेशनशिप मतलब कोई ना कुछ हम लोगों के पास एक रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे तुम्हारा एक रिलेशनशिप हम यहाँ पे दिए इन दोनों के बीच में, देख रहे हो, एक रिलेशनशिप दिए है ना जी। ये रिलेशनशिप तुम लोगों को कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए, तभी जाके तुम निकाल पाओगे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है भाई, जहां डिफिकल्ट है डायरेक्टली मेजर करना वहां यूज करते हैं। और इस मेथड में क्या है, जो भी पैरामीटर हमको मेजर करना उसका कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप होता है ऐसे पैरामीटर के साथ जिसका हम लोग मेजर कर सके, ठीक है। ये हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया वाला, है ना। एक टेम्परेचर रेसिस्टेंस वाला एक एग्जांपल हो गया, है ना, ठीक है। और एक ये रेसिस्टेंस वाला वो एक आरटीडी हो गया टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। इतना सारा एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनडायरेक्ट मेथड हो गया, समझ गए। तो क्लास में अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो गया जी, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, है ना, और मेजरमेंट क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अप टू नाउ हम लोग इतना फिनिश कर चुके हैं। इसके बाद का जो आगे का जो है इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए उसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगा। और किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये क्लास आज का मैं एंड करूंगा, है ना। पूछ रहे हैं सर, इंस्ट्रूमेंट के बाद यूनिट खत्म हो जाएगा सर?